मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान 17 नवंबर को संपन्न हुआ और इसी तारतम्य में मैहर में भी मतदान 17 नवंबर को हुआ, जिसमें भाजपा ने श्रीकांत चतुर्वेदी, कांग्रेस ने धर्मेश घई, बहुजन समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र कुशवाहा और वहीं नई नवेली पार्टी बिंद जनता पार्टी से नारायण त्रिपाठी प्रत्याशी के रूप में रहे। और इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे मैहर के राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजकुमार गौतम से। और डॉक्टर राजकुमार गौतम एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इन सब मायने में जो मतदान हुआ वो किसके पक्ष में गया, क्या रुझान हो सकते हैं, और जब 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, उसमें किसका पलड़ा भारी होगा, जैसे कि लाडली बहना, एंटी इनकम्बेंसी, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले आइए मिलते हैं डॉक्टर राजकुमार गौतम से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश तक में। जी मध्य प्रदेश तक की टीम आपके रूबरू हुई है जी। मैहर का जो मतदान हुआ वो कैसा रहा है और इस पूरे चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? का पूरा चुनाव, मैहर का जो पूरा चुनाव है, किस नज़र में आप देख रहे हैं? मैहर का चुनाव पिछले विधानसभा चुनावों की अपेक्षा ज़्यादा दिलचस्प और रोचक रहा, और इस चुनाव को रोचक बनाया मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने। इन्होंने बिंद जनता पार्टी का गठन किया और इस बिंद जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, उसके प्रदर्शन को लेकर लोगों में एक उत्सुकता थी। एक देखना चाहते थे लोग कि आखिर बिंद जनता पार्टी कितना प्रदर्शन कर रही है। क्या नारायण त्रिपाठी के साथ जुड़ी हुई पिछली टीम भी इस बिंद जनता पार्टी में पूरी तरह है, क्योंकि वो भाजपा के विधायक रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब लगातार वो 4 बार विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं, तो तमाम कार्यकर्ताओं का जखीरा उनके साथ जुड़ा हुआ था। आज वो भाजपा से अलग होकर बिंद जनता पार्टी का गठन उन्होंने किया, तो हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की टीम भी उनके साथ काम कर रही थी। तो एक दिलचस्प नज़ारा ये देखने को मिला इस चुनाव में। ये किसी दल की तरफदारी में हम नहीं बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात रखी कि लाडली लक्ष्मी योजना का कुछ ज़्यादा प्रभाव, जैसे वोटों का ज़्यादा पड़ना, प्रतिशत फीसदी ज़्यादा था उसका, ऐसा बहुत इसको आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतदाताओं की संख्या भी तो बढ़ी है। मतदाताओं की संख्या बढ़ी होने के कारण भी मतदान का अनुपात ज़्यादा हुआ, और मौसम का भी इस पर अंतर पड़ता है। पूर्व निर्वाचन में ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो 6 बजे से मतदान आरंभ हुआ था, तो आज इस बार के चुनाव में तो बहुत भीड़ हो गई थी सुबह से। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये अगर तर्क दिया जाए कि लाडली बहना वाला रुझान है, तो ये हमको कुछ ज़्यादा सटीक समझ में नहीं आता है। बहरहाल महिलाओं ने मतदान किया है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, और यहाँ का युवा मतदान के प्रति काफ़ी उत्साहित देखा गया है। इस बार पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार युवाओं का रुतबा कुछ ज़्यादा था, बल्कि उम्र दराज के लोग जो थे उन्होंने बहुत साइलेंट रहकर प्रचार प्रसार किया है। हमने तो बहुत जगह जा के इस बात को देखा कि वस्तु स्थिति का अंदाज़ा लगाने में भी कठिनाई हो रही थी, लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। उसका कारण सिर्फ यही था कि जो विधायक लगातार 4 बार से हैं, नारायण त्रिपाठी, वो आज अलग दल से हैं। अब उनके खिलाफ भी नहीं बोल पा रहे थे और दल से जुड़े लोग उनके पक्ष में भी नहीं बोल पा रहे थे। इस तरह कमोबेश ये मिला जुला चुनाव हमने देखा, और इसमें इतना कठिन संघर्ष हम देखा गया। हमने भी देखा, सबके मुंह से भी हमने सुना, भारतीय जनता पार्टी का कहीं कांग्रेस से मुकाबला हो रहा है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का बिंद जनता पार्टी से, कहीं बिंद जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है, तो कहीं कांग्रेस बिंद जनता पार्टी से लड़ रही है। सभी का मिला जुला असर पूरे विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है। यह कह पाना मुश्किल हमें लग रहा है कि किस दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जी।
जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो अभी मतदान हुआ 17 तारीख को वो इस तरह का रहा कि कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये बढ़ा हुआ प्रतिशत किस तरफ इशारा कर रहा है? बढ़ा हुआ प्रतिशत मैंने आपको संकेत किया है, बिंद जनता पार्टी इसके लिए बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। नए दल का गठन होना ये बढ़ा हुआ प्रतिशत है, मेरी जहां तक मान्यता है, और दूसरा कोई भी जन मुझे मालूम नहीं। अब जैसे कि बढ़ा हुआ आप बता रहे हैं कि बिंद जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है कि बढ़ा हुआ प्रतिशत इस तरह से है, लेकिन ओवरऑल जब देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि लाडली बहना, फिर एंटी इनकम्बेंसी सरकार के अगेंस्ट में 20 सालों से भाजपा शासन कर रही है, क्या इसका कुछ असर दिख रहा है? जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा भी है, लेकिन ये प्रतिशत कम है। निश्चित रूप से वो भी लहर हम मान सकते हैं, लाडली लक्ष्मी का भी मान सकते हैं, लेकिन ये 50% इनका और 50% नए दल का गठन होने का। जी। तो कुल मिला के अगर जैसे मैहर का चुनाव देखा जाए तो किस ओर जाने की संकेत मिल रहे हैं? मैंने तो आपसे अनुरोध किया कि ऐसी साफ तस्वीर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तीनों ही दल एक दूसरे से को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तीनों ही दल एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैहर को 4 सर्किलों में बांटा गया है, इन 4 सर्किलों का अलग अलग क्या आप विश्लेषण कर पाएंगे? देखिए, प्रथम सर्किल जैसे अपन पहाड़ क्षेत्र बदेरा लें, बदेरा से 2 कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत चतुर्वेदी जी और बिंद जनता पार्टी से नारायण त्रिपाठी जी। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही सर्किल के 2 दावेदार थे, तो उस सर्किल के मतदाताओं को कितना संकोच हुआ होगा, कितना साइलेंट मतदाता रहा हुआ होगा। कोई अपने पुराने संबंध नहीं छोड़ना चाहता, तो कोई नए संबंध नहीं बनाना चाहता। उधर बहुजन समाज पार्टी ने एक नए उम्मीदवार की पेशकश की इस बार, तो जो परंपरागत मतदाता थे उनसे हटके कुछ अन्य मतदाता भी उनसे जुड़े, तो उनका भी एक अलग उहापोह मचा हुआ था। कांग्रेस में जैसा कि परिवर्तन की लहर, तो इसमें भी एक नज़ारा अलग देखने को मिल रहा था। तो बदेरा सर्किल में तो बड़ा ही त्रिकोणीय मुकाबला था। और आए अंदरा, तो अंदरा सर्किल को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो एक भाग में भारतीय जनता पार्टी से बिंद जनता पार्टी का मुकाबला हो रहा था, तो दूसरे भाग में कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो रहा था। लेकिन तब भी बिंद जनता पार्टी की आमद हर जगह थी, हर जगह उपस्थित रही है उनकी। मैहर शहर में आए तो मैहर में भी कमोबेश यही स्थिति थी। तो अंदरा में भी कुल मिलाकर तीनों दल बराबर जा रहे हैं। मैहर में भी यही स्थिति है, नादन में भी यही स्थिति है, और इसका हमने बारीकी से अध्ययन किया, आकलन किया, प्रतिनिधियों से पूछताछ की, तो कोई किसी से कम हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और आगे जो मतगणना दिनांक है 3 दिसंबर को अपने आप स्थिति साफ हो जाएगी, तो देखना होगा कि किसके पक्ष में विजय श्री जा रही है। बहरहाल अपन इतना कह सकते हैं कि तीनों ही उम्मीदवार कांटे की टक्कर में थे, और हम चौथे को भी नहीं भूल रहे, बहुजन समाज पार्टी को भूल नहीं रहे, पर फिलहाल इस निर्वाचन में वो टक्कर में नहीं है। इसके पूर्व भी टक्कर में नहीं रही थी, बल्कि ये कहना लाजमी होगा इस बार बीएसपी के लिए कि बजाय पहले के इस बार उसके पक्ष में मतदान ज्यादा हुआ है। बीरेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी रहे हैं, वो अब तक के सर्वाधिक मत अर्जित करने वाले उम्मीदवार मैहर में होंगे। जैसा कि बीरेंद्र कुशवाहा की बात निकली और आपका जो प्रेडिक्शन है कि इस बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बीरेंद्र कुशवाहा 1998 में जब चुनाव लड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी बिंद्रावन बड़गैया जी से, वो तकरीबन 1800 वोटों से चुनाव हार गए। फिर 2003 में नारायण त्रिपाठी से वो चुनाव 12,000 वोटों के लगभग हार गए। अब फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव की तरफ रुझान नहीं किया। पार्टियां, कभी वो भाजपा में चले गए कुछ दिन के लिए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर वापस से वो घर पे आए। आज उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया। तो क्या दोबारा से इस तरह का जो उनका सेकंड पोजीशन में आना, कहीं ना कहीं इस बार भी कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा है?
नहीं नहीं, क्या है देखिए, मैहर विधानसभा क्षेत्र में खासकर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता परंपरागत वो फिक्स है, और जाति आंकड़ों को भी नकारा नहीं जा सकता। वो जिस जाति वर्ग विशेष से आते हैं तो इसका भी एक मोह होता है, तो उनका स्वजातीय वोट जुड़ना और बसपा का परंपरागत मतों का उसमें प्लस होना, ये मिला के उनका कद बढ़ जाता है। जैसे कि कहा जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी लगातार मतलब 4 बार मैहर विधानसभा से विधायक रहे। हाँ। अब इस बार उन्होंने पहले 4 बार वो अलग-अलग पार्टी से, पहले समाजवादी से, फिर कांग्रेस से, फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए। अब उन्होंने अलग पार्टी बनाई। ये जो अलग पार्टी बनाई है, इनका कितना इफेक्ट रहेगा? देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चला था, उससे मिलता जुलता ही एक दृश्य है। बुद्धिजीवी वर्ग इसका आकलन करता है। वह अलग बात है कि वह वोटों के रूप में कितना तब्दील हो पाता है, लेकिन निस्संदेह यह बहुत बड़ा अभियान है, और इस अभियान की शुरुआत माननीय नारायण त्रिपाठी जी ने की है, जो स्वागत योग्य कदम है। और इस निर्वाचन में जो भी मत उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, सिर्फ पृथक विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन करते हुए प्राप्त हो रहे हैं। अब 3 दिसंबर को आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरा मैहर विधानसभा देखेगा कि त्रिपाठी जी को जो मत प्राप्त होंगे वो विंध्य विकास के नाम से ही प्राप्त होंगे, पृथक विंध्य की मांग के समर्थन में ही प्राप्त होंगे। और ये बेहतर शुरुआत हुई है, और हमें लगता है कि चूंकि जल्दीबाजी में अभी वो पार्टी चुनाव मैदान में आई है, यदि इसकी विस्तार से तैयारी की जाए, पर्याप्त समय हो, तो जन समर्थन इससे मिलेगा, और न केवल मैहर में, संपूर्ण विंध्य प्रदेश में मिलेगा। जैसे कि आप लगातार राजनीति से जुड़े रहे हैं, और इस राजनीति में आपने देखा कि 2018 का चुनाव और 2023 का चुनाव केवल मोहरे बस बदल गए। 2018 में कांग्रेस से श्रीकांत चतुर्वेदी थे, भाजपा से नारायण त्रिपाठी थे। इस बार भाजपा से श्रीकांत चतुर्वेदी हो गए, और विंध्य जनता पार्टी अपनी पार्टी से नारायण त्रिपाठी हो गए, और धर्मेश घई कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। तो इन दोनों जो चुनाव हुए, संपन्न हुए, मतदान हो गया, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? मैं बताया तो, ये कोई नई बात नहीं है, आप ही बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मतदाताओं के लिए ऐसा कोई चुनौती भरा मामला नहीं है, सब सामान्य बात है। श्रीकांत चतुर्वेदी जी कांग्रेस से प्रत्याशी थे, तो उस अंदाज से भी उनको मत प्राप्त हुए थे, पर्याप्त मत प्राप्त हुए थे, और जीतते जीतते वो पराजित हो गए थे। बहुत छोटी सी पराजय हुई थी उनकी। धर्मेश घई जी नगर पालिका का नेतृत्व कर चुके हैं, वो भी एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और उन्हें हम नेता कह सकते हैं। वो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, दल के वोट होते हैं, दल के वोट उन्हें भी मिलेंगे। और नारायण त्रिपाठी जी तो मैहर से 4 बार विधायक रहे, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ उनके समर्थक थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो स्वाभाविक उनके पास भी, भाई इनके पास यदि दलों का बेस वोट बैंक है, तो उनके निजी समर्थकों का बेस वोट बैंक है। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है। सभी के पास समर्थक है, सभी के पास ताकत है, और जन समर्थन सभी को प्राप्त हुआ है। बराबर की टक्कर है, अब 3 को देखना होगा। जैसे कि विंध्य का मामला होता है, ये मैहर का मामला होता है, सतना जिले का मामला होता है, रीवा का मामला होता है, इधर पे जाति आधार पर चुनाव होते हैं। क्या विकास के मुद्दे अछूते रह जाते हैं? निसंदेह, बिल्कुल हमने देखा है, विकास के मुद्दे अछूते रह जाते हैं, और ये हम नहीं, बड़े बड़े राजनीतिविद भी कहते हैं। जाति का आंकड़ा विकास के आंकड़े को बिगाड़ देता है, ये देखा जाता है। इसलिए जातिगत मुद्दा हमारे विंध्य में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील है, और पिछले चुनावों से हमें अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए। जातिगत आंकड़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है विधानसभा चुनाव में। विकास होता है, लेकिन वो उतना कोई खास महत्व नहीं रहेगा। तो अगर इस तरह से देखा जाए, तो विकास के मुद्दे जब अछूते रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन तो नजर आता होगा। तो इस पिछड़ेपन से क्या इस पूरे विंध्य की जनता प्रभावित नहीं होती है? होती है। विधानसभा जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव के पहले इस तरह सब बातें आती हैं,
लेकिन जब चुनाव आता है तो वो विकास भूल जाता है, वो अपनी मांग भूल जाती है, लोग अपने अपनी प्रतिष्ठा का पॉइंट बना लेते हैं, जातिगत आधार बना लेते हैं और चुनाव में वो सारे विजन भूल जाते हैं, सारे वजन वजूद भूल जाते हैं, बस जातिगत आधार पर चुनाव शुरू हो जाता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चुनाव में भी भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार की बू चुनाव में भी आती है। आपने देखा होगा कहीं शराब पकड़ी जाती है, कहीं नगद पैसे पकड़े जाते हैं, कहीं साड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। इससे भी कहीं ना कहीं भोले भाले मतदाताओं को लुभाने का, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जो स्वच्छ जनतंत्र और स्वच्छ जनमत के लिए बहुत बड़ी बाधा है। यह चिंता का विषय है। इसको निर्वाचन आयोग को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए और सभी संभ्रांत भारतीयों को, सभी नागरिकों को, सभी मताधिकारियों को इस बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए कि स्वच्छ मतदान करें, स्वच्छ मतदान करें। जातिवाद और ये किसी तरह लोभ लालच में आके मतदान न करें। विकास का मुद्दा होना चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए और जिन्हें लगे कि जो दल या जो व्यक्ति उनका विकास कर सकता है, क्षेत्र का विकास कर सकता है, उनकी मांगें पूरी कर सकता है, उसको निर्भय होकर मतदान करना चाहिए। जैसा कि भाजपा के द्वारा लगातार 20 सालों से शासन किया जा रहा है, 15 महीने का अगर कमलनाथ की सरकार का छोड़ दिया जाए 2018 में, क्या उस दफा जो कांग्रेस को एक तरह से बहुमत मिला था, फिर उसके बाद अचानक से एक परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, भाजपा सत्ता में आई, क्या सत्ता में जब भाजपा आई और उस पे जो एंटी इनकम्बेंसी 2018 में भाजपा को झेलनी पड़ी थी, तो क्या वो 2023 में भी जारी रहेगी? हाँ, जनता जनार्दन होती है। ये बहुत दुख का विषय है कि जनता जिन व्यक्तियों पर विश्वास व्यक्त करके अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करती है, जनता की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वो अपना निर्णय ले लेते हैं और इस तरह लोकतंत्र आहत होता है। हो सकता है भाई 2 लाख मतदाताओं ने एक प्रतिनिधि को निर्वाचित किया, अब वो निर्वाचित प्रतिनिधि जब स्वच्छ मन से, स्वच्छ मस्तिष्क से निर्णय नहीं ले पाएगा तो ये जनता जनार्दन के साथ, जनमत के साथ घोर कुठाराघात हो जाता है और इसमें ऐसी पुनरावृत्ति हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुछ ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा संभव है। शुरुआत तो हुई है, हाँ, शुरुआत हुई है। मैं डॉक्टर राजकुमार गौतम को लगभग 25 वर्षों से जान रहा हूँ। कहीं ना कहीं डॉक्टर राजकुमार गौतम किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में रहते हैं, कभी नारायण त्रिपाठी के प्रभाव में, तो कभी रमेश कुमार पांडे बम महाराज के प्रभाव में, तो कभी श्रीकांत के प्रभाव में, तो कभी रामनिवास और मलिया जी के प्रभाव में। अब राजकुमार गौतम किसके प्रभाव में रहेंगे? नहीं, अब अभी तो हमने अपना बयान भी जारी किया है 3-4 दिन पहले। लगभग 24 वर्षों तक मैहर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय योगदान रहा राजनीति में हमारा, बिना किसी दल से जुड़े हुए, व्यक्ति विशेष पर आधारित राजनीति और हमारी सेवाएं थी। हमने नारायण त्रिपाठी जी से आरंभ किया, हम उनकी राजनीति के नींव के पत्थर हैं। लगभग 9 वर्ष तक उनके साथ रहे, इसके बाद माननीय बम महाराज जी के साथ भी रहे। अब ये दुर्भाग्य था कि हम थे पर वो निर्वाचन में विजयी नहीं हुई। इसके बाद माननीय रामनिवास और मलिया जी के साथ रहे, हमने श्रीकांत चतुर्वेदी जी का भी काम किया। तो व्यक्ति विशेष पर हम काम करते, वो भले ही अलग अलग दल में रहे हों, ये हमारी व्यक्तिगत आस्था थी, हमारा स्नेह था और हमें लगता था कि थोड़ा थोड़ा सभी की सेवा कर दी जाए। अब हमें लगता है हमने सबकी सेवा कर दी और हम भी अब 56 वर्ष के हो गए, अब प्रौढ़ावस्था आ गई है। तो अब सभी मैहर में राजनीति करने वाले जो सभी लोग हैं, हमारे आदरणीय हैं, उन सबसे अब हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि अब हम अपने लिए स्वयं का अस्तित्व देखते हुए और फ्री हैंड सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा करेंगे, राजनीति से जुड़े रहेंगे। हमने अब सबसे पहले तो हिंदी साहित्य से एमए किया, लेकिन राजनीति के प्रति रुचि होने के कारण फिर हमने राजनीति से भी एमए किया। तो राजनीति तो खून में है, करेंगे।
लेकिन प्रतिबंधात्मक अंदाज में अब हम नहीं कर पाएंगे। हमारी जहां इच्छा होगी वहां करेंगे, या आप विचार करेंगे कि किसी दल में स्थापित हो, संगठन पर स्थापित हो और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमको दे दी जाए। हम तो वो एक देहात में एक मसल बनी है कि हम ऐसे तेज बैल हैं जो बिना वो कुछ अरई लगाए ही चलते हैं। तो हम तो तेज दौड़ने वाले हैं, हमको कोई दायित्व दे दिया जाए, कोर्स दे दिया जाए, हम उसको पूरा करेंगे। बीच में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब प्रतिबंधात्मक अंदाज में कोई सेवा करने से असमर्थ हैं, हम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, राजनीति से जुड़े रहेंगे। हमको तो बड़ी खुशी होती है कि सारे विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हमारे मित्र हैं और हम कोई भी प्लान लॉन्च कर सकते हैं। एक सप्ताह में हम पूरा प्लान लॉन्च कर सकते हैं विधानसभा में, इतना बड़ा मित्र मंडल है हमारा। हाँ, तो डॉक्टर राजकुमार गौतम अब आज के बाद से किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब लास्ट अंतिम की तरफ अपन चलते हैं। मैहर का जो विधानसभा का जो परिणाम आएगा वो किस तरह से रहेगा? अब मुझे लगता है इसे परिहास में कह दूं कि एक व्यक्ति जीतेगा, ये गारंटी है, तो मुझसे बड़ा ज्योतिषी कोई न माना जाए। जी, एक व्यक्ति जीतेगा। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है आपकी नज़रों में, कितना अनुमानित लगाया जा सकता है? भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, बिंदु जनता पार्टी भी है, बहुजन भी है। क्या आपको क्या लगता है कि किसके किसके बीच मुकाबला है? मेरी तो जीतने वाले को अग्रिम शुभकामनाएं, जो भी जीते। और मैं एक अनुभव रखते हुए भी हिचकिचा रहा हूं किसी का नाम लेने में। जीत बड़ी टक्कर है। कितनी मार्जिन कितनी रहेगी? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। एक अंदाज, मतलब मेरा जहां तक मायना है 2,500 हजार के आसपास ही निकलेगा, जिसे निकलना होगा। तो ये थे डॉक्टर राजकुमार गौतम, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए मध्य प्रदेश की टीम के साथ में। और राजकुमार गौतम ने खासकर ये ऐलान कर दिया हमारे चैनल में कि अब वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में नहीं रहेंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये पूरा प्रोडक्शन समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।